सबको मेरा राम राम, सबको मेरा नमस्कार। बड़ जन के पांव लगाता नहीं, बाकी लोगन के आशीर्वाद। मैं भोजपुरी भाषी हूँ। भोजपुरी संस्कार में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन कुछ मैथिल संस्कार भी मिले हैं, कुछ मगही संस्कार भी मिले हैं। पता चल गया होगा आपको कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बचपन में एक गीत गाया करती थी मेरी दादी, माफ कीजिएगा मेरी आजी। पूरब पश्चिमवा से अइलन सुंदर दुल्हा, जुड़ावे लगलन है सासू अपनी नैनवा। अगर इसमें कुछ शब्दों में इधर उधर हो रहा है तो आप लोग माफ़ कीजिएगा, बहुत दिनों बाद ये गीत याद आया है। इसी तरह के बहुत सारे गीत बचपन में हमने सुने, अब नहीं सुनाई देते हैं मित्रों। पिछले साल जब मैं अपने गांव गया तो जो शादियों में गीत बज रहे थे उसमें या महिलाएं या जो गीत गा रही थीं वो फिल्मी धुनों पर आधारित थी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक लोक गीतकार हमारे पास आए और ये देखा कि एक कुलपति आया हुआ है, उसको जरा प्रभावित करना है, तो वो भोजपुरी छोड़कर वो हिंदी में शायरी सुनाने लगे। मैंने उनको लगा कि भोजपुरी में गाने से एक व्यवधान आ जाएगा। अभी आनंदवर्धन जी फिल्मों की बात कर रहे थे और उन्होंने ये बताया कि फिल्मों ने किस तरह से लोक को जिंदा रखा है, लेकिन इसका उलट भी है कि फिल्मों ने लोक को मारा भी है। दूसरी बात यह है कि जिस लोक की हम चर्चा कर रहे हैं वो लोक है क्या, उसकी परिभाषा भी आनंदवर्धन जी ने दूसरे वक्ताओं ने भी दी। असल में ये जिन कलाओं की बात हम कर रहे हैं, जिस लोक की बात कर रहे हैं, इस लोक में और इस लोग में कोई अंतर नहीं है। जहां लोग रहते हैं वही लोक है। और ये जो लोक कलाओं की बात हम करते हैं, ये अपनी अभिव्यक्ति है। जरा सोचिए कि ये जो लोक कलाएं हैं, लोक संगीत है, चित्रकला है, उसके रचयिता अनजान क्यों हैं? क्यों नहीं मिलते हैं इसके रचयिता? क्योंकि इनकी रचना महिलाओं ने की है। समस्त लोक कलाओं की, चित्रकलाओं की, संगीत की, सबकी रचना महिलाओं ने की है। और जो पुरुषों के नाम से जो लोक गीत, लोक संगीत, लोक चित्रकला
आज मौजूद है हमारे बीच, वो चुराई हुई है, प्लेजरिज्म है उसमें। देखिए, पुरुषों के पास अभिव्यक्ति का साधन था, महिलाओं के पास अभिव्यक्ति का साधन नहीं था। महिलाएं घरों में रहा करती थीं, पुरुष बाहर कमाने भी जाता था, खेतों में भी काम करता था। लेकिन भारतीय एक ऐसी कृषि संस्कृति रही है जहां कृषि में सबसे ज़्यादा महिलाएं काम करती थीं, करती हैं और करती रहेंगी। जो लोग गांव में रहने वाले हैं, आप कटनी के समय चले जाइए, बुआई के समय चले जाइए, खेतों में घुटने घुटने भर पानी लगा हुआ है, साड़ी ऊपर में बांधकर महिलाएं धान रोपती नजर आएंगी आपको। अब क्या करें महिलाएं? चुपचाप बैठी रहे। वहीं से, उसी धान के खेत से वो गीत उठता है, रोपनी का गीत, कटनी का गीत, और उसी में शामिल होता है विरह। पति तो है नहीं, वो तो कलकत्ता चला गया है कमाने, या विदेश चला गया। जो विदेशिया जो हम लोग बार बार कहते हैं, वो क्या है? वो एक विछोह गाता है। और जिस भिखारी ठाकुर के रचनाओं के बात हम करते हैं, वह महिला सशक्तिकरण का एक प्रामाणिक दस्तावेज। पूरी रचनाएं, चाहे आपके बाहर जो रंगोली बनी हुई है, कभी वो राम बनाती हैं, कभी वो सीता बनाती हैं, कभी वो कृष्ण बनाती हैं, कभी वो राधा बनाती। यही तो आश्रय है उनका। राम जी, सीता जी, राधा जी, कृष्ण भगवान, यही तो आसरा है। जाके देख लीजिए मिथिला की चित्रकला को, उनके मन में एक ही छवि है ना, राम और सीता का विवाह। तो आप पूरी पेंटिंग्स में देख लीजिए, आपको राम सीता का विवाह मिलेगा। ये एक मोटिफ है, और ये मोटिफ आपको सब जगह मिलेगा, पूरे के पूरे मिथिला पेंटिंग में। महिलाएं आज भी रचती हैं, महिलाएं आज भी बनाती हैं, कितना भी उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लें, लेकिन जो मूल कृति है, वो मूल कृति आज भी महिलाएं ही बनाती हैं। अब कुछ पुरुषों ने उसमें ट्रेनिंग ले ली होगी। आजकल हम लोग विश्वविद्यालयों में इन चित्रकलाओं में ट्रेनिंग देने की बात करते हैं, लेकिन उसके उत्स की बात नहीं करते। जिन महिलाओं के मस्तिष्क से वो पैदा हुआ है, उसका जिक्र नहीं करते। आजकल हम लोग बहुत बात करते हैं मिलेट की, आजकल हम लोग बहुत बात करते हैं मोटे अनाज की। डॉक्टर्स भी कहते हैं 5 अन्न मिला के खाओ। क्यों? क्योंकि जो अन्न है वो मिल में, मशीन में पिसने लगा है। इसके पहले कहाँ पिसता था? जाता। अगर आप लोग ने देखा होगा घर में, अब तो म्यूजियम में मिलेगा, वो एक डंडी लगी होती है उसमें, उसको लेके घुमाते हैं, और एक छेद होता है उसमें जिसमें गेहूं या कोई अनाज डालते हैं, और आसपास वो पिसा हुआ आटा निकलता है। और महिलाएं एक नहीं होती थी, महिलाएं होती थी 2, 3, 4, 5, 6, और वो गीत गाती थी जिसको कहते थे जत्सार। और ये जत्सार गीत होता था, इसको ध्यान से सुनिए, ये महिलाओं की पीड़ा है। इसमें महिलाओं की संवेदना, महिलाओं की आत्मा इसमें निकल रही है। और केवल वो अपने पति को याद नहीं कर रहे हैं, याद नहीं कर रही हैं, केवल प्रेम का गीत ये नहीं है,
बल्कि एक इसके भीतर एक क्रांति भी है। हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है, इसीलिए वो गीत रचती। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जिन प्रसंगों को अलग अलग समय में लोग, भिखारी ठाकुर की बात, अब उनका एक नाटक है, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं मैडम से ये अनुरोध करता हूं कि इस नाटक को जरूर दिखाएं, गवर घिछोर। संक्षेप में उसकी कहानी सुना देता हूं। कहानी यह है कि स्टेज पर संगीत के माध्यम से एक पात्र आती है और उसका बेटा आता है। बेटा बड़ा है, गीत संगीत होता है। उसके बाद एक और पात्र आता है और वो उस लड़के पर क्लेम करता है कि वो मेरा बेटा है। दूसरी तरफ से एक और व्यक्ति आता है, वो क्लेम करता है कि वो उसका बेटा है। पंचायत ये फैसला लेती है कि भाई आधा उसको दे दो, आधा उसको दे दो। उसकी मां ये कहती है कि नहीं, इसको साबुत रहने दो, मुझे नहीं चाहिए, आप इन्हीं लोगों को दे दो, काटना मत मेरे बेटे को। पंचायत ये फैसला करती है कि लड़का, वो बच्चा जो है उस मां का है, इन दोनों का नहीं। ये जो फीलिंग्स हैं, महेंद्र मिसिर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। महेंद्र मिसिर बहुत अच्छी पूर्वी के जनक रहे हैं। वो अंग्रेजों और क्रांतिकारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी उन्होंने, और उन्होंने एक छापाखाना बिठाया नोटों का, और वो क्रांतिकारियों को वो नोट दिया करते थे। पकड़े गए बाद में। मेरा ये कहना है कि इस लोक में क्रांति होती है, उस क्रांति को पहचानने की जरूरत है। लोक में हमेशा क्रांति होती है। जरूरत इस बात की है कि हम उस लोक को समझें, और कभी कभी लोक को समझने के चक्कर में हम उसकी जब व्याख्या करते हैं तो उसकी व्याख्या में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे अभी कृषि की बात हो रही थी, जब दिशाशूल की बात हो रही थी, मैं ये नहीं कहता कि इंटरप्रिटेशन गलत था, लेकिन मैं ये कहता हूं कि उसको इस तरह से भी देखिए कि जब विद्वत जनों को खगोल शास्त्र की बात, वैज्ञानिकता की बात, विज्ञान की बात जब लोक तक पहुंचानी होती थी तो कैसे वो दोहे बनाते थे। और जहां तक दिशाशूल की बात है, मैं बराबर ये सोचता हूं कि ये दिशाशूल क्यों। आप ये समझिए कि उस समय परिवहन नहीं थे, उस समय कोई भी ऐसी अच्छी गडकरी जी की बनाई हुई सड़क नहीं थी, इतना बढ़िया कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था। अकेले जाते कैसे लोग, तो टोलियों में लोग जाते थे। इसीलिए किसी विद्वान ने ये सिद्धांत निकाल दिया, पूरब में इस दिन नहीं जाना, पश्चिम नहीं जाना, उत्तर नहीं। इसका ज्योतिष से सर मैं समझता हूं कोई संबंध नहीं। जहां तक कृषि के जो कहावतें बनी वो पूर्णतः खगोल शास्त्र पर आधारित, पूर्णतः एनवायरमेंटल स्टडीज। देखिए, विज्ञान को विज्ञान के रूप में हम देखेंगे तभी हम कह सकेंगे कि लोक में भारतीय ज्ञान परंपरा किस तरह से समाहित हो गई। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस था उस समय का, क्योंकि किसान को खेत बोना था, उसको याद नहीं रहेगा किस सीजन में उसको हम बोएं,
किस सीजन में नहीं बोए। तो जो वैज्ञानिक जो स्थापनाएं थीं, जिसको रिसर्च करके प्रोड्यूस किया गया था, उसको हम किसानों को नहीं उस तरह से समझा सकते। तो गीतों में समझाया, लोक माध्यम से समझाया। तो लोक केवल एक साधारण अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं रहा, बल्कि वह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी रहा। मैं लोक का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन जब लोकगीत सुनता हूं, जब लोक की बात सुनता हूं, जब आनंद वर्धन जी की बात मैं सुन रहा था, और किस तरह से साहित्य और लोक एक दूसरे में समाहित होते हैं, सिनेमा और लोक एक दूसरे में समाहित होते हैं, और किस तरह लोक ने सिनेमा को समृद्ध किया है, तो आज ज़रूरत इस बात की है कि हम लोक में जो लोक लुप्त हो रहा है, उस लोक से उस लोक को निकालने की जरूरत। मैं बहुत आभारी हूं कि मुझे मेरे फाइलों से खींचकर आप लोग इस रसज्ञों के बीच में मैं आया, चिंतकों के बीच में आया। बहुत कुछ सीखा मैंने इस पूरे सेशन में, और मैं समझता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम प्रयागराज जैसे रसज्ञ क्षेत्र में ही हो सकता है, जहां श्री राम ने भी शिक्षा पाई है भारद्वाज मुनि के आश्रम में। मैं धन्य हूं कि मैं प्रयाग की धरती पर आप हूं, और उससे भी धन्य हूं कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और इतनी ध्यान से या मौन होकर सुनने की जो कृपा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।